संपत का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। संपत तो इस विवाह को सादगी के साथ संपन्न करना चाहता था, किंतु कामनी की इच्छा थी कि यह विवाह उसके लिए यादगार बन जाए। वो पुरानी कठोर यादों को इस मिलन की मधुर बेला में गलाकर घोल देना चाहती थी। उसने विशेष ऑर्डर देकर अपना कमरा और सुहाग का सेज शानदार तरीके से सजवाई थी। संपत की इच्छाओं ने अब गुलामी का रूप ले लिया था और वो कामनी की इच्छाओं का हुक्म बजाने लगा था। कामनी अब न केवल संपत के घर की मालकिन थी, बल्कि वो अब संपत की स्वामिनी भी थी। इस विवाह से वैसे भी सभी प्रसन्न थे। बाबूजी, अनीता, दौलत, सुमन सभी आनंद के समुद्र में गोते लगा रहे थे, परंतु नई माँ की बात ही कुछ और थी। उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर अपने बेटे का घर फिर से बस रहा था। कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटे का घर बसते हुए देखकर खुश नहीं होगी। नई माँ के पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। उसने शिवम को नहलाकर नए कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया था। शिवम अब 2 वर्ष का हो चुका था, तुतलाकर बोलने लगा था। उसे दिन भर कहा जाता था कि तेरी नई मम्मी आ रही है, इसीलिए वो कामनी को नई मम्मी कहने लगा। नई मम्मी पाकर वो फूले नहीं समा रहा था। कामनी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो नई माँ ने शिवम को कामनी की गोद में देकर कहा, लो बहू, संभालो अपनी अमानत को। अबोध बालक है, ममता की आकांक्षी है। इसकी झोली अपनी ममता से इस प्रकार भर देना कि इसे अपनी माँ की याद नहीं आए। सौतेली माँ की जैसी ख्याति जगत में बनी हुई है, तुम उसे बदल कर रख देना बहू। मैं भी संपत की सौतेली माँ हूँ, पर ईश्वर साक्षी है, मैंने संपत को अपने जाए बेटे दौलत से अधिक प्यार दिया है। अब तुम्हारी बारी है बेटा, तुम इस लकीर से बड़ी लकीर खींचकर इसे छोटा कर देना, तभी मुझे संतोष होगा। नई माँ की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कामिनी को नई माँ की बातें 20 भुजे तीर की मंदिर लग रही थी। शादी का अवसर था और वो पहली बार ससुराल आई थी। सभी मेहमान मौजूद थे, इसीलिए वो कुछ कह नहीं सकती थी, मगर उसका खून अंदर ही अंदर उबलने लगा था। वो मन ही मन सोचने लगी, बुढ़िया सबको अपनी तरह समझती है क्या? खुद तो मूर्ख है और सबको मूर्ख समझ बैठी है, तो मैं क्या करूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेरे अरमान अभी तक कुंवारे हैं। मैं उन्हें सजाऊं या एक सौतेले बेटे को पालूं? अभी तो मेरी सुहाग रात भी नहीं मनी है और बुढ़िया ने इस हरामी को मेरी गोद में डाल दिया है। मूर्खता की भी कोई हद होती है भाई। अब इसे कैसे समझाऊं कि मुझे इस शिवम में कोई रुचि नहीं है। कामिनी को चुप देखकर अनीता बोल उठी, क्या सोचने लगी भाभी? जैसे तैसे वो बोली, शिवम कितने प्यारे हैं, बस यही सोच रही थी। हाँ, बहुत क्यूट है शिवम, आप इसकी मासूमियत बरकरार रखना भाभी। अब इसकी माँ तुम ही हो, तुम यशोदा बनकर इसे पालना। कामनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सबसे फ्री होकर अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती थी। इसीलिए उसने कहा, कितनी गर्मी है यहाँ। नई माँ उसकी हालत देखकर बोली, हाँ गर्मी तो बहुत है। ऐसा करो बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। कामनी ने शिवम को गोद से उतारा और वो अपने कमरे में चली गई। उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी यह हरकत सबको बहुत बुरी लगी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। संपत ने शिवम को गोदी में बैठा लिया और उसके सिर पर हाथ फिराने लगा। शिवम संपत की गोदी में ही सो गया। संपत भी थका हुआ था, इसीलिए वो शिवम को साथ लेकर वहीं पर सो गया। रात हो गई थी। सबके अरमानों की रात एक ही बार आती है जीवन में, मगर यहाँ ऐसी रात संपत और कामनी दोनों के लिए दोबारा आई थी। संपत को गायत्री के साथ गुजारी हुई वो रात याद आ रही थी, मगर कामनी पर उमंगों का भूत सवार था। उसके अरमान अपने वश में नहीं थे। वो अच्छे से तैयार होकर अपने सेज पर संपत का इंतजार करने लगी। संपत गायत्री की दुनिया में ही खोया हुआ था। अनीता और सुमन ने उसे कामिनी के कमरे में जबरन भेज दिया। नई माँ ने शिवम को पहले ही सुला दिया था। संपत और कामिनी उस रात को यादगार बनाने में व्यस्त हो गए। अगले दिन शिवम जागा तो वो पापा पापा करके रोने लगा। नई माँ ने उसे बहलाने का खूब प्रयास किया, लेकिन वो चुप भी नहीं हो रहा था। थक हार कर नई माँ ने संपत को आवाज लगाई। कामनी की नींद खुली तो उसे अच्छा नहीं लगा। आज के दिन भी ये लोग ढंग से सोने नहीं दे रहे हैं, कैसे जाहिल लोग हैं। कामनी मन ही मन में सोचने लगी,
एक दिन बच्चे को संभाल नहीं सकते हैं क्या? संपत उठो बेटा, शिवम बहुत तेज रो रहा है, हमसे चुप ही नहीं हो रहा है वो। एक बार गोदी में लेकर उसे प्यार कर लो, फिर वो चुप हो जाएगा। नई माँ ने कामिनी के कमरे के बाहर से आवाज लगाई। संपत हड़बड़ा कर उठा और बाहर भागने लगा। 1 मिनट रुको संपत, पहले कपड़े तो पहन लो। यह मत भूलो कि अब तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी कपड़े पहनने दो, फिर दरवाजा खोलना। कामिनी ने उसे याद दिलाया। कामिनी की बात सुनकर संपत झेप सा गया और फटाफट कपड़े पहनने लगा। कामिनी भी अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। संपत दौड़कर बाहर निकला और उसने शिवम को गोदी में लेकर उसे खूब प्यार किया। रोते रोते शिवम का बुरा हाल हो चुका था। उसके आंसू गालों पर लुढ़क कर सूख गए थे। संपत को शिवम की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ, पर वो क्या कर सकता था। उसने शिवम को चुप कराया, खाना खिलाया और थपके देकर उसे सुला दिया। तब तक कामिनी भी तैयार हो गई थी। अनीता और सुमन कामिनी को छेड़ने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए दोनों उसे छेड़ने लगी। अनीता ने छेड़ते हुए कहा, नींद कैसी आई भाभी? सुमन आंख मारते हुए बोली, पहली रात को भी कोई सोता है क्या? आप भी कैसी बातें करती हैं दीदी? भाभी की आंखें देखकर भी पता नहीं लग रहा है क्या आपको? अरे हाँ, मैं भी कैसी पागल हूँ जो ऐसे प्रश्न पूछ रही हूँ, हंसते हंसते अनीता बोली। फिर कामिनी की आंखों में देखकर बोली, कहो भाभी, रात कैसी गुजरी? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है बदन में? अनीता के होठों पर शरारत नाच रही थी। कामिनी को ऐसी छेड़छाड़ बहुत पसंद थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो मंद मंद मुस्कुराने लगी। बोलो ना भाभी, चुप क्यों हो? कैसी रही रात? सुमन को बहुत अधिक जिज्ञासा थी। विवाहित लड़कियों को तो उस रात के आनंद का पता होता है, मगर अविवाहित लड़कियां उस रात के आनंद के बारे में जानने को बहुत आतुर रहती हैं। अनीता ने तो जन्नत की हकीकत देख रखी थी, मगर सुमन अभी उससे दूर थी, इसीलिए उसे कुछ ज्यादा ही हुचंग छूट रही थी। कामिनी दबे स्वर में बोली, अपने भैया से ही पूछ लो दीदी, वो बता देंगे। आप ही बता दो ना भाभी प्लीज, हमको तो आपके मुंह से ही सुनना है। सुमन मिन्नतें करते हुए बोली। कामिनी ने हंसते हुए कहा, क्या बताऊं? तुम्हारे भैया ने कुछ किया हो तो बताऊं? वो तो आते ही बिस्तर पर सो गए। भैया ऐसा नहीं है भाभी, वो आप जैसी खूबसूरत परी को पाकर सो ही नहीं सकते हैं। आपके हुस्न का जादू इस कदर छाया है उन पर कि वो इसमें डूबे बिना रह नहीं सकते हैं। फिर कल की रात का तो वो कब से इंतजार कर रहे होंगे। इतने इंतजार के बाद जो चीज हाथ आई थी, उसका आनंद लिए बिना वो कैसे सो सकते थे? सुमन के स्वर में आग्रह था। आपकी जब शादी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि पहली रात में क्या होता है। कहो तो तुम्हारे भैया से कहकर तुम्हारी शादी पक्की करा दें। कामिनी पलटवार करते हुए बोली। कामिनी से जितना सुमन को असंभव लग रहा था, वो पैर पटकते हुए खड़ी हुई और बोली, ठीक है, मत बताओ, हम भैया से ही पूछ लेंगे। रूठने का झूठा नाटक करते हुए सुमन चली गई। पीछे केवल अनीता रह गई थी। उसने कामिनी का मुंह ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखकर गंभीर स्वर में पूछा, आप दोनों के बीच में वो पति पत्नी वाला काम तो हो गया है ना भाभी? इस प्रश्न पर कामिनी शर्मा गई और हल्के से गर्दन हिलाकर बता दिया कि वो काम हो चुका है। खुशी के मारे अनीता ने कामिनी का माथा चूम लिया और उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। कामिनी ने उसे टोकते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं दीदी, अभी तो मौज मस्ती करने दो। बच्चे पैदा करने के लिए तो अभी बहुत उम्र पड़ी है। अच्छा बाबा, जब चाहो तब कर लेना बच्चा, अनीता ने स्वाभाविक रूप से कह दिया। वैसे अभी जल्दी भी क्या है, अभी तो शिवम भी छोटा ही है। कामिनी को शिवम का जिक्र करना अच्छा नहीं लगा। वो शिवम को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और ना ही स्वीकार करना चाहती थी। उसकी आंखों से अनीता को पता चल गया कि उसका शिवम के बारे में बात करना कामिनी को अच्छा नहीं लगा। वो दबे कदमों से बाहर आ गई और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे छोटे से शिवम के झोली में दुनिया की सारी खुशियों को भर देना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।